नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी 9 ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए टीवी 9 के 5 संपादकों के साथ लंबी बातचीत की। विपक्षियों के व्यक्तिगत हमलों के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिक्शनरी की सब गालियां खत्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए विपक्ष को नई गालियां खोजनी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शिव का भी उपासक हूं और शक्ति का भी उपासक हूं और अमृत की रक्षा के लिए विष तो पीना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गांधी नेहरू परिवार के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से गरीबी की बातें की और कांग्रेस के लोग अभी भी कह रहे हैं एक झटके में गरीबी हटाएंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वायनाड में कोई सौदा हुआ है? आप मुझे जीत दिलाओ, हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी से आरक्षण छीनने की साजिश है। प्रधानमंत्री ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान बदलने की मंशा होती तो हम कब का कर चुके होते। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी का संविधान भी तोड़ा। नेहरू ने पहले संशोधन में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लगाम लगाई। प्रधानमंत्री ने कहा देश में इमरजेंसी संविधान बदलकर लगाई गई। उन्होंने कहा कांग्रेस ने संविधान का उपयोग अपने अधिकार के लिए किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का उपयोग वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए किया। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने कभी पूरी तरह से संविधान लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने 75 साल तक एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटाकर उन्होंने संविधान की सबसे बड़ी सेवा की है। उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में सरकार संविधान में लिखे कर्तव्यों पर भी जोर देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का देश को बेवकूफ बनाने का प्रयोग सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सहयोगी को मिलाकर आज भी 400 पार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा हर शब्द मेरी गारंटी है। विरोधी गारंटी शब्द का वजन कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा जीवन, मेरी वाणी, मेरी गारंटी एक सूत्र में बंधे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी सरकार यूसीसी पर वचनबद्ध है और यूसीसी संविधान की भावना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रभु राम को विपक्ष सामर्थ्यवान नहीं मानता। प्रभु राम पर कोई पार्टी अधिकार नहीं जमा सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर पर कांग्रेस के आरोप वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस वोट बैंक बचाने के लिए मंदिर से दूरी बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को झूठ का खेल बना दिया। कांग्रेस सत्ता के लिए गंभीर, देश के लिए नहीं। अपने गृह राज्य गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आनंद की पहली रैली में कहा कि मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है न रुकती है, बल्कि भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री ने वोट जिहाद के बयान पर कांग्रेस की मौन स्वीकृति पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर ढीला रवैया अपनाने पर पूर्व की मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में बढ़ रहे भारत के रुतबे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा दिखाकर वहां से बाहर निकल पाए। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए विश्व में भारत के बढ़ते हुए गौरव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची है। उन्होंने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने सुरेंद्रनगर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आतंकवादियों को भेजने वालों को पता है कि भारत अब घर में घुसकर मारता है।
गुजरात के सुरेंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राम और शिव में बंटवारा करने पर आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस शासन काल में समंदर से लेकर आसमान तक घोटाले होते थे। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया, जिसमें देश के विकास से जुड़े ठेकों को माइनॉरिटी को दिए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह नीति देश को बर्बाद कर देगी। जूनागढ़ की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री राम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो लिखित में दे कि धर्म के आधार पर वो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देगी। साथ ही कांग्रेस अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाली आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में चुनावी जनसभा में कांग्रेस के दोहरे मानदंड पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करने वाले सिर्फ ढोंग करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 2 संविधान लागू थे। एनडीए सरकार ने आकर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की राजनीति को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि सत्ता स्वार्थ के लिए कांग्रेस देश को जाति, धर्म, वेशभूषा के आधार पर बांटना चाहती है। गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है, उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। प्रधानमंत्री ने जामनगर की सभा में कहा कि जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे, तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26/11 हमले में कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में जिहादी मारे गए तो कांग्रेस की मैडम की आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हो रहे विकास की वजह से कांग्रेस कुंठा और नफरत से भरी है। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी थी, तब देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर पर थी, जबकि उनके कार्यकाल में यह 5वें स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर करने के बाद से भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के समर्थन के मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, इमरान खान कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। प्रधानमंत्री ने जामनगर में जाम साहेब शत्रुशल्य सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जामनगर पहुंचकर जाम साहेब शत्रुशल्य सिंह के आवास पर गए और उनसे अद्भुत बातचीत हुई। उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है। उनका उत्साह और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने बरेली की भीषण दंगे को याद करते हुए कहा कि सपा की सरकार में पूरी यूपी दंगों की आग में झोंका हुआ था। उन्होंने कहा कि योगी राज में गुंडों का पलायन हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सपा और कांग्रेस पर परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी वर्गों को एक कर सभी का विकास किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में प्रचार का मोर्चा संभाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर विरोधियों को घेरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी बिहार के सारण और छपरा में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सुपौल में जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी की ओर धकेलने की साजिश का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने गुजरात के पोरबंदर में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में जबरदस्त निराशा का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान के अंतर्गत मुंबई के बोरीवली में रथ यात्रा निकाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झारखंड के रांची से भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन ने प्रचार तेज कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आरक्षण का प्रतिशत 50% कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर तंज कसा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे 1 वोट से घर में मुफ्त राशन आया। अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय नेता तेजस्वी यादव लगातार प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने गठबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 5 साल पहले ही हो जाने चाहिए थे। बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि 20 साल बाद मैंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेहट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में रोड शो किया। स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। अब वो एशिया पैसिफिक रीजन के 35 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने पूर्वी प्रांत के बट्टी कलोआ में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि नागपट्टिनम और कांके संतुराई के बीच नौका सेवाएं जल्द ही फिर से शुरू होंगी। चुनाव आयोग से भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से बीजू जनता दल की भी शिकायत की है। भाजपा ने ओडिशा कैडर की आईएएस सुजाता पांडियन पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 128 अंकों की बढ़त के साथ 74,611 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 43 अंक की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 22,648.20 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83 पर आया। भारत की दिग्गज कंपनी डाबर इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 के अंतिम तिमाही के लिए रिजल्ट जारी कर दिए।
एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट मुनाफा 16.5% बढ़कर 341.22 करोड़ रुपए हो गया। सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। 10 ग्राम सोना 40 रुपए सस्ता हो गया है। अब इसकी कीमत 71,670 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी के भाव में हल्का इजाफा हुआ। गुरुवार को 1 किलो चांदी 69 रुपए महंगी होकर 80,119 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नामीबिया के लिए यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने में सहायता के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी की एक रिपोर्ट में जानकारी सामने आई कि वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा के मामले में भारत एशिया प्रशांत देशों में सबसे निचले देशों में से एक है और तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने की जरूरत है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखने की भारत की रणनीति कामयाब रही है। इसके परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों के दौरान देश के तेल आयात बिल में न केवल लगभग 7.9 अरब डॉलर की बचत हुई बल्कि चालू खाता घाटे को कम करने में भी मदद मिली। मजबूत मांग के दम पर देश के विनिर्माण क्षेत्र में अप्रैल में तेजी वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि इसकी दर मार्च में दर्ज ऐतिहासिक उच्चतम स्तर से मामूली रूप से कम रही। गुरुवार को जारी HSBC सर्वे में यह तथ्य सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर रहा। गाजा पर एक बार फिर इजरायली हवाई हमला हुआ। गाजा पट्टी पर हुए एक विस्फोट के बाद धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया। इस हमले के बाद इजरायल युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। लंदन में मेयर पद के लिए मतदान हुआ। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर, लंदन के मेयर सादिक खान और रिफॉर्म यूके के नेता रिचर्ड टाइल्स ने अपना वोट डाला। इस चुनाव में भारतीय मूल के तरुण गुलाटी और पाकिस्तान मूल के उम्मीदवार और वर्तमान मेयर सादिक खान आमने सामने हैं। जापान के शहर माउंट फूजी में स्थित एक फोटो स्पॉट पर फोटोशूट के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों की भीड़ नियंत्रण करने के लिए फोटोशूट करने पर फिलहाल रोक लगा दी। संयुक्त अरब अमीरात में फिर भारी बारिश और आंधी के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई। यूएई के मौसम विज्ञान केंद्र ने यूएई के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई। यूएई में भारी बारिश और तूफान के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ब्राजील के दक्षिण राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 10 लोगों की मौत हो गई। करीब 21 लोग लापता हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बढ़ते जलस्तर से 3,400 से अधिक लोगों को विस्थापित किया गया। रूस युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस पर रासायनिक हथियारों के प्रयोग का लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका का आरोप है कि युद्ध में यूक्रेन पर बढ़त पाने के लिए रूसी सेना ने रासायनिक हथियार इस्तेमाल किए जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिका ने रूस के आरोपों को निराधार बताया। ध्यान रहे कि रासायनिक हथियारों का प्रयोग केमिकल वेपन कन्वेंशन का उल्लंघन है। रूस इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है। रूस और अमेरिका के आरोप प्रत्यारोप के बीच यूक्रेन युद्ध की आग भी लगातार भड़की हुई है। यूक्रेन की तटीय शहर ओडेसा में रूस ने नए बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इन हमलों में 14 लोग घायल हुए। मैक्सिको के शहर ओटुम्बा में मजदूरों की मेहनत और उनके योगदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को बेहद खास और अनोखे ढंग से मनाया गया। गधे की पीठ पर पोलो खेल के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई। साथ ही कई तरह के खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जॉर्जिया सरकार को चेतावनी दी कि विदेशी एजेंटों पर उसका प्रस्तावित कानून अस्वीकार्य है। रोहित शर्मा आईपीएल में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेल रहे हैं। अब T20 विश्व कप में हार्दिक रोहित की कप्तानी में खेलेंगे। रोहित ने कहा कि वो पहले भी अन्य खिलाड़ियों की कप्तानी में खेल चुके हैं। मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा कि लोकेश राहुल एक शानदार खिलाड़ी हैं। T20 विश्व कप की टीम में बल्लेबाजी क्रम के हिसाब से राहुल की जगह नहीं बनी।
अजीत आगरकर ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को नोटिस किया है। हालांकि टी20 विश्व कप के लिए टीम का चयन आईपीएल के आधार पर नहीं किया गया है। 4 भारतीय मुक्केबाजों ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय टीम के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा चैंपियन भारत को चीन से 3-1 से मात मिली। उबर कप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम को जापान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। जापान ने भारतीय टीम को 3-0 से मात दी। मौजूदा चैंपियन अरीना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका ने मिर्रा आंद्रीवा को मात दी। चौथी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना ने पहली बार मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। रायबाकिना ने कजाकिस्तान की यूलिया को मात दी। टेलर फ्रिट्ज ने मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में फ्रिट्ज ने सेरून डोलो को मात दी। कार्लोस अल्कराज का लगातार 3 बार मैड्रिड ओपन जीतने का सपना टूट गया। अल्कराज को क्वार्टर फाइनल में आंद्रे रुब्लेव ने हरा दिया। इटली के शीर्ष वरीय टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन के नाम में से नाम वापस ले लिया। सिनर को दाएं कुल्हे में चोट लगी। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में बोर्सिया डोर्टमंड ने पीएसजी को 1-0 से हरा दिया। पहले लेग का यह मैच डोर्टमंड के घरेलू मैदान पर खेला गया। बायर लेवरकुसेन के कोच ज़ाबी अलोंसो ने रोमा के खिलाफ यूरोपा लीग सेमीफाइनल को अपनी टीम के लिए दूसरा मौका बताया। पिछले सीजन में इसी स्टेज पर उनकी टीम को रोमा के खिलाफ हार मिली थी। मोटर रेसिंग के फैंस इमोला सर्किट पर पूर्व विश्व चैंपियन आयरटन सेना को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। 30 साल पहले हुए एक हाई स्पीड क्रैश में सेना की सिर्फ 34 साल की आयु में मौत हो गई थी। अमेरिकी एंटी डोपिंग एजेंसी ने विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के लगातार अर्धसत्य वाले रवैये की आलोचना की। हाल ही में चीनी तैराकों के डोपिंग परीक्षण से जुड़े मामले को लेकर वाडा ने दस्तावेज जारी किया था। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म फर्जी में अपनी एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध अभिनेता भुवन अरोड़ा ने अपनी अगली प्रोजेक्ट फिसड्डी की शूटिंग शुरू कर दी। अभिनेता वर्धन पुरी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह जन्मदिन बेहद खास है। निखिल आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम पर फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज का फर्स्ट लुक साझा किया और बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को दिखाते हुए एक वीडियो साझा किया। इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 न्यूज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।